डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोनिका डुंगरवाल आज अपने इस वीडियो में लोहा या आयरन को आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। कल के हमारा जो वीडियो था उसमें हमने देखा था लोहा क्या है, हमारे शरीर में वह किस प्रकार कार्य करता है और इसके क्या-क्या प्राप्ति साधन हैं। आज के वीडियो में हम इसके अवशोषण में सहायक और बाधक कारक कौन-कौन से हैं, अगर हमारे शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाती है तो क्या बीमारियां हो जाती है, साथ में इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी क्या आवश्यकता है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लोहे के अवशोषण में सहायक कारक की, जिसमें सबसे पहला कारक है आंतों का अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम का मतलब है कि पीएच क्या है हमारी आंतों का। अगर यह पीएच 1 से लेकर और 7 के मध्य होता है या हम कह दें 7 से कम होता है तो अम्लीय कहलाता है। और यह जो पीएच है यह लोहे के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। लोहे के उचित अवशोषण के लिए आंतों का अम्लीय माध्यम होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि लोहा अम्ल में घुलनशील होता है। अम्लीय माध्यम में भोज्य पदार्थों में उपस्थित लोहा फेरस आयरन में बदल जाता है या फेरस आयन में बदल जाता है, और यह जो लोहे का रूप होता है फेरस रूप, यह हमारे छोटी आंत के ऊपरी भाग पक्वाशय जुजुनम के द्वारा डायरेक्टली अब्सॉर्ब या अवशोषित कर लिया जाता है। दूसरा है हिम एवं नॉन हिम लोहा। इसके बारे में कल थोड़ी सी जानकारी मैंने दी थी आपको कि लोहा जो होता है वह भोज्य पदार्थों में मुख्य रूप से दो रूप में पाया जाता है, हिम और नॉन हिम रूप में। हिम जो होता है यह जनरली एनिमल सोर्सेज में पाया जाता है और नॉन हिम जो रूप है ये वेजिटेरियन सोर्सेज में पाया जाता है। भोजन में लोहा मुख्य रूप से दो रूपों में उपस्थित होता है, हिम लोहा और नॉन हिम लोहा। हिम लोहा रक्त में हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। यकृत, मांस, मछली, अन्य प्राणी स्तोत्रों में यह उपस्थित होता है। इन भोज्य पदार्थों का 60 से 70% भाग जो होता है वह अवशोषित हो जाता है। नॉन हिम लोहा जो होता है यह करीब 7 से 20% ही अवशोषित हो पाता है, और उसमें भी जब हम इसका एवरेज देखते हैं तो इसका 10% भाग ही अवशोषित होता है। अर्थात जो नॉन वेजिटेरियन चीजें हैं उनसे लोहे का अवशोषण ज्यादा अच्छे अमाउंट में हो पाता है बजाय कि वेजिटेरियन चीजों से। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। जब हमारे भोजन में विटामिन सी प्रेजेंट होता है उस समय पर लौह तत्व का अवशोषण आसानी से हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी की उपस्थिति में फेरिक रूप जो होता है वह फेरस रूप में परिवर्तित हो जाता है और फेरस रूप में लोहे का अवशोषण आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है आवश्यकता या शरीर की रिक्वायरमेंट। शरीर में जब कभी भी लोह की आवश्यकता बढ़ जाती है या अधिक हो जाती है, उदाहरण स्वरूप गर्भावस्था में या एनीमिया में, जब इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो उस प्रपोर्शन में या उस अनुपात में हम कहते हैं कि इसका अवशोषण भी बढ़ जाता है। फॉलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ई, तांबा आदि की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण उचित प्रकार से हो पाता है, यानी इन सभी की प्रेजेंस में लोहा जो है वह सुगमता से अवशोषित हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं बाधक कारक की। जैसा कि हमने देखा कि लौह तत्व के अवशोषण में कुछ कारक जो हैं वह सहायक है, तो कुछ कारक बाधक भी होते हैं, जैसे कि फाइटिक अम्ल। फाइटिक अम्ल की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। फाइटिक अम्ल अनाजों के छिलके, भूसी में पाया जाता है। फाइटिक अम्ल लौह लवण के साथ जुड़ जाता है या संयोग करके
फेरिक फाइटेट बनाते हैं, जो कि एक अघुलनशील यौगिक होता है। अतः फाइटिक अम्ल की उपस्थिति में लोहे का अवशोषण नहीं हो पाता है। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल। कुछ भोज्य पदार्थों में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित रहता है और यह भी जब लौह लवण के साथ क्रिया करता है तो यह ऑक्जेलेट बनाता है। और लौह ऑक्जेलेट जो होते हैं वह एक प्रकार के अघुलनशील यौगिक होते हैं और अघुलनशील यौगिक होने के कारण से इनका अवशोषण नहीं हो पाता है। जैसे पालक में कैल्शियम एवं लौह तत्व दोनों पाए जाते हैं और यह ऑक्जेलिक अम्ल भी इसमें पाया जाता है। उस कारण से पालक में उपस्थित कैल्शियम एवं लोहे का अवशोषण जो होता है वह नहीं हो पाता है। टैनिन टैनिन जो है यह भी लौह के अवशोषण में बाधक कारक होता है। फिर है अधिक अम्लीय माध्यम। बहुत अधिक अम्लीय माध्यम जब भी हमारे शरीर में हो जाता है या बहुत अधिक विटामिन सी जब हमारे शरीर में हो जाता है तो वह भी लोहे के अवशोषण में बाधा पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयरन या लौह की कमी के प्रभाव। लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है जिसे कि रक्त अल्पता भी कहा जाता है। हमारे देश में करीब 45% पुरुष और 70% या इससे अधिक महिलाएं व बच्चे एनीमिया रोग या रक्त अल्पता रोग से ग्रसित होते हैं। यह रोग गर्भावस्था, किशोरावस्था या पूर्व विद्यालयी बालकों में अधिक देखने में आता है। जब किसी में एनीमिया या रक्त अल्पता रोग हो जाता है तो उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी का निर्माण एवं परिपक्वता पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। जन्म से लेकर 6 माह तक के शिशु को रक्त अल्पता रोग नहीं होता। इसका क्या कारण है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके शरीर में 6 माह तक के लिए लोहा संग्रहित रहता है। मतलब जब से वो पैदा हुआ है उसके 6 महीने तक उसकी जितनी भी आवश्यकता है उसके शरीर में उतना लोहा प्रेजेंट है। ये लोहा आया कहाँ से? यह लोहा उसको अपनी माता के शरीर के द्वारा प्राप्त होता है और प्रेगनेंसी पीरियड में जब फीटस ग्रो कर रहा होता है धीरे धीरे उसके शरीर में यह स्टोर होता रहता है। 6 माह के बाद उसकी जो लोहे की आवश्यकता है या उसकी रिक्वायरमेंट है वह हमें पूरक आहार के द्वारा या भोजन के द्वारा देना जरूरी हो जाता है। और अगर इस समय पर हम उसको पूरक आहार या भोजन नहीं देंगे तो उसके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और यह कम होकर केवल 5 से 9 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में रह जाती है। अर्थात हीमोग्लोबिन का जिस भी ग्रुप के लिए जो भी नॉर्मल लेवल है उससे काफी कम यह मात्रा होती है। इस टेबल में दिखाया है कि रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर एक छोटा बच्चा है, शिशु है, जो कि 1 साल तक का बच्चा है या 6 साल से कम का बच्चा है, वहां तक के लिए जो बच्चा होता है उसके लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड में मानी जाती है। वो 6 साल से बड़ा बच्चा है पर 18 साल तक का बच्चा है तो उसके ब्लड के अंदर 12 ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मल माना जाता है। वयस्क पुरुष में यह मात्रा 14 होती है, वयस्क महिला में यह मात्रा 12 होती है, परंतु गर्भवती महिला में यह मात्रा अगर 11 भी है तो इसे नॉर्मल मान लिया जाता है। इसके 2 रीजन होते हैं, एक तो खुद की रिक्वायरमेंट आयरन की बढ़ गई है, दूसरा उसके शरीर में फीटस ग्रो कर रहा होता है उसके लिए भी आयरन का लेवल चाहिए होता है और इस समय पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस कारण से टोटल जो अमाउंट है हीमोग्लोबिन का अगर वो 11 तक भी हो जाता है उस ब्लड वॉल्यूम के अंदर तो वह सफिशिएंट होता है। 11 तक हम उसे एनीमिक नहीं मानते हैं। जब 11 से कम होता है तो उसे एनीमिक माना जाता है
और वैसे प्रेगनेंसी में महिलाओं को फॉलिफर टैबलेट्स दी जाती है, साथ में आयरन टैबलेट्स भी दी जाती है, जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम ना हो। अब क्या कारण है एनीमिया के? जब हम देखते हैं एनीमिया के क्या कारण है, तो इसमें आता है लौह तत्व युक्त भोज्य पदार्थों का कम मात्रा में सेवन। मतलब जिन भोज्य पदार्थ में लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं, उन पदार्थों का हम सेवन नहीं कर रहे हैं। दूसरा, लौह तत्व के अवशोषण में अव्यवस्था। अव्यवस्था से मतलब ये हुआ है कि प्रेजेंट तो है वो, है ना, और ऐसे फूड स्टफ आप खा भी रहे हो, पर उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कुछ बाधक तत्व प्रेजेंट है, या उसके सहायक तत्व जो उपस्थित होने चाहिए वह नहीं उपस्थित है, इस कारण से। नेक्स्ट है अधिक रक्त स्त्राव होना। कई बार कई सारे कारणों से शरीर से अधिक रक्त स्त्राव हो जाता है, जैसे कि कई बार दुर्घटना हो जाती है उस समय पर, कई बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय पर अधिक ब्लड लॉसेस हो जाते हैं, कई बार ऐसी बीमारियां क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती है जैसे अल्सर है, मलेरिया है, आंतों में रक्तस्राव, ल्यूकेमिया आदि रोग हो जाते हैं। उस समय पर भी शरीर से अधिक रक्तस्राव होता है। अबॉर्शन के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे, या बार बार जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं, गर्भ धारण करते हैं, उन कई सारे कारणों से भी अधिक रक्तस्राव शरीर से होता है, तो वो महिलाएं जो है वह एनीमिक हो जाती हैं। नेक्स्ट है आंतों में अंकुश कृमि। जब कभी भी आंतों में अंकुश कृमि उपस्थित होते हैं, तो वो ब्लड को चूसने लग जाते हैं, और इस कारण से भी जो व्यक्ति है वह एनीमिक हो जाता है। विटामिन सी, पीराडॉक्सिन यानी विटामिन B6 की कमी होना। जब भी हमारे आहार में विटामिन सी की कमी हो जाती है या B6 की कमी हो जाती है, उस समय भी रक्त अल्पता रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रक्त कणों के अत्यधिक नाश से, जैसे मलेरिया रोग में। रक्त कणों का अत्यधिक नाश या विघटन का मतलब होता है कि कई सारी बीमारियों में आरबीसी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जैसे मलेरिया है, यकृत का सिरोसिस रोग है। अब आंतों में अंकुश कृमि है तो भी अत्यधिक नाश होने लग जाता है, या आंतों में रक्त कणिकाओं को नाश करने वाले जीवाणु उपस्थित है, या बोन्स का ट्यूमर है। ये कई सारी दवाइयाँ अगर आप कई बीमारियों में यूज करते हैं, उस समय पर भी आरबीसी सेल्स का डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में बाधा होना। कई बार हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हो पाता है, और इस कारण से भी रक्त अल्पता रोग देखने में आता है। रक्त अल्पता के प्रकार जनरली 3 प्रकार में इसे डिवाइड किया गया है। एक तो लोहे या आयरन की कमी से होने वाला रक्त अल्पता रोग, दूसरा है फॉलिक अम्ल की कमी से होने वाला रक्त अल्पता जिसे मेगालोब्लास्टिक कहा जाता है, तीसरा है विटामिन B12 की कमी से होने वाला रक्त अल्पता जिसे पर्नीशियस एनीमिया भी कहा जाता है। अभी हम केवल बात करेंगे लोहे की कमी से होने वाला एनीमिया रोग, क्योंकि फॉलिक अम्ल और विटामिन B12 जब विटामिन में पढ़ेंगे तब डिटेल में आ जाएगा। इस कारण से रक्त अल्पता के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इसे एनीमिया हो गया है? तो सबसे पहले त्वचा, चेहरा, नाखून पीले पड़ने लग जाते हैं, और इस डायग्राम में बताया है किस तरीके से स्किन का जो कलर है वो येलोइश हो गया है उसकी हाथों की। इसके अलावा व्यक्ति जल्दी थक जाता है, सिर दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, उसको चक्कर आते हैं, जल्दी सर्दी लग जाती है, भूख में कमी हो जाती है या भूख नहीं लगती है, उसको बहुत अधिक नींद आती है, काम में किसी भी प्रकार के काम में मन नहीं लगता है, साथ में उसकी कार्य क्षमता या वर्क कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है जब एनीमिया उसको हुआ है, तो उसका फंक्शंस पढ़ा था हमने हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन पहुंचाता है, वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं हो रही, तो शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही है,
और एनर्जी नहीं मिलेगी तो जल्दी थकान आएगी, जल्दी थकान आएगी तो काम में मन नहीं लगेगा, कार्य क्षमता में कमी हो जाएगी, साथ में कमजोरी आती है, चक्कर आते हैं, भूख नहीं लग रही है तो व्यक्ति खा नहीं पाता है। इसके अलावा अन्य कई और भी लक्षण है, जैसे होठों के किनारे कटने लगते हैं, साथ में पेट का खराब होना भी जो लक्षण है वह उस व्यक्ति में उपस्थित होता है। नाखून जो होते हैं हमारे हाथों के या पाँव के, वह पीले होने के साथ साथ जो हमारे नाखून है बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं, पर जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनके नाखून में गड्ढे पड़ने लग जाते, एक तरह से कि चम्मच का आकार ले लेते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। और उन नाखूनों को हम कहेंगे चम्मच के आकार के नाखून, जिसे इंग्लिश में कॉलोनचे भी कहा जाता है और स्पून शेप्ड भी कहा जाता है। तो इस तरह के नाखून हो जाते हैं व्यक्ति के, जो कि बहुत, जब ज्यादा व्यक्ति एनीमिक हो गया, उसका लेवल 5 से भी कम हो गया और लंबे समय तक है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में होता है। सांस लेने में व्यक्ति को परेशानी होने लगती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, और हमने कहा इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन जब कम हो गया है तो वो ऑक्सीजन जो उसकी कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी, वो कम हो गई है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कमी हो गई है, और इस कारण से ही उसको सांस लेने में भी परेशानी हो रही है और बहुत जल्दी थकान भी वो व्यक्ति महसूस करने लग जाता है। ये सिम्टम्स दिए हैं एनीमिया के, जैसे आईज जो है वो येलोइश हो गई है, स्किन जो है वो पेलनेस यानी येलो हो गई है, पॉलनेस, येलोइंग, रेस्पिरेटरी मतलब जो हमारी श्वसन की क्रिया है वह गहरे गहरे सांस लेनी पड़ रही है, मसल्स वीक हो गई है, हमारी जो आते हैं वह वर्किंग चेंज हो गई है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जल्दी थकान आना, डिजीनेस होना, फैंटिंग होना। फैंटिंग जो वर्ड है वो रेड कलर से लिखा है और रेड के लिए लिखा है इन सीवियर एनीमिया। जब सीवियर कंडीशंस हो जाती है तब ये चीज आती है कि बेहोशी हो रही है। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, पसीना अधिक आता है, हार्ट बीट्स बढ़ गई है, चेस्ट में दर्द रहने लगता है, एंजाइना हो जाता है या हार्ट अटैक आ जाता है व्यक्ति को, स्प्लीन जो है उसका एनलार्जमेंट हो जाता है। तो कई सारे सिम्टम्स जो हैं एनीमिया के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं लोहे की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता या रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, या जिसे शॉर्ट में आरडीए कहा जाता है। बाल्यावस्था में जो एज ग्रुप है 1 to 3, उनकी रिक्वायरमेंट है 12 मिलीग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे की 18 मिलीग्राम, 7 से 9 साल के बच्चे की 26 मिलीग्राम। इसी तरह से 10 से 12 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी है 34 और 19 मिलीग्राम, 13 से 15 साल के लड़के लड़कियों की है 41 मिलीग्राम और 28 मिलीग्राम। इसी तरह से 16 से 18 साल की लड़कियों की जो रिक्वायरमेंट है वह है 30 मिलीग्राम, 16 से 18 साल के लड़कों की है 50, वयस्क पुरुष की है 28 मिलीग्राम प्रतिदिन, वयस्क महिला की है 30 मिलीग्राम, थोड़ा सा पुरुष से ज्यादा है। गर्भावस्था में यह बढ़ के 38 मिलीग्राम हो जाती है और स्तनपान अवस्था में यह सेम रहती है, क्योंकि मिल्क के अंदर कोई भी आयरन नहीं प्रेजेंट है और साथ में बच्चे में पहले से स्टोर फॉर्म में है, इसलिए लैक्टेटिंग मदर के अंदर जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वह जो वयस्क महिला है उतनी ही रहती है। साथ में बच्चों ये जो रिक्वायरमेंट दी हुई है यह कितना अवशोषण होता है उस सारी चीजों को ध्यान रख के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा दी गई है। इसके साथ ही बच्चों हमारा जो ये टॉपिक है आयरन, जिसके बारे में हमने उसका इंट्रोडक्शन, उसके कार्य, उसके प्राप्ति साधन, उसके अवशोषण में सहायक बाधक कारक, साथ में इसकी कमी के प्रभाव और आवश्यकता को जो देखा है वह समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।